नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक अशोक के अभिलेखों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने पिछले वीडियोस के माध्यम से अशोक के अभिलेखों की चर्चा की है, जिसमें दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी ने सबसे पहले डिस्कस किया अशोक के अभिलेखों के आधार पे अशोक की क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं उसके बारे में। फिर अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोगों ने शिलालेख, स्तंभ लेख और साथ ही जो आपके गुहा लेख है, जिनको हम रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। हम सभी ने पिछले वीडियोस के माध्यम से दोस्तों अभी तक जो आपके रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट, उनको डिस्कस कर लिया है। पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सभी ने जो मेजर पिलर एडिक्ट थे, मुख्य या फिर दीर्घ जो स्तंभ लेख थे, उनको डिस्कस किया। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लघु स्तंभ लेखों के बारे में, माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में, माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास हमारे इस वीडियोस की सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सीधी आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ ही दोस्तों आप हमें इस वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो लगातार आप सभी तक पहुंचती रहेगी। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा लघु स्तंभ के बारे में, अर्थात जो माइनर पिलर एडिक्ट हैं उनके बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्तंभ लेख हैं आपके मौर्य काल के अशोक के, वो दो भागों में उनको डिवाइड करते हैं। एक बृहद स्तंभ लेख जिसको हम मेजर पिलर एडिक्ट कहते हैं, या फिर दीर्घ या फिर मुख्य स्तंभ लेख कहे जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आपके लघु स्तंभ लेख होते हैं, जिन्हें हम माइनर पिलर एडिक्ट के रूप में जानते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये जो लघु स्तंभ लेख हैं ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों सांची का क्षेत्र हो गया, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मिनदेई, निगलीवा, ये ऐसे रीजन है दोस्तों जहां से हमें अशोक के जो लघु स्तंभ हैं, जो माइनर पिलर्स हैं, वहां से दोस्तों हमें उनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र दोस्तों, तो सांची हो गया, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, रुम्मिनदेई हो गया, निगलीवा या निगाली सागर हो गया, यहां से इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों ये जो लघु स्तंभ लेख हैं अशोक के, इनको हम रॉयल स्टोन लेटर के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि कारण क्या है, कारण यह दोस्तों क्योंकि इस पे अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं, अशोक ने जो राजकीय घोषणाएं की थी दोस्तों, उनका उल्लेख इन लघु स्तंभों पर दिखाई देता है। इसके वजह से ही दोस्तों इस इंस्क्रिप्शन को, लघु स्तंभों को रॉयल स्टोन लेटर्स की जो संज्ञा है दोस्तों वो दी जाती है। ऐसे में दोस्तों जो आपके सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, जिसको हम लोग कोशन के रूप में भी जानते हैं, तो ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों जहां से जो प्राप्त हमें लघु स्तंभ लेख हैं ये किससे संबंधित हैं, तो जो बौद्ध संघ में भेद है। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघों का निर्माण किया था, जहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध भिक्षु इत्यादि है वो निवास करते थे। तो उनमें इस बौद्ध संघ भेद से संबंधित जो प्रावधान है, जो उल्लेख है दोस्तों, वो हमें इस अभिलेखों में मिलती है, जो कि सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। वहीं पे दोस्तों आपके कौशाम्बी, प्रयागराज जो स्तंभ लेख है दोस्तों, उसमें अशोक की रानी जो कारुवाकी हैं, इनके दान पुण्य का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि अशोक के किस रानी के नाम का जो है कि अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, किसी अन्य रानी का नहीं मिला है, और वो मिलता है किसका, कारुवाकी का मिलता है। और कारुवाकी को अभिलेखों में किस रूप में उल्लेखित किया गया है कि ये जो राजकुमार तीवर हैं, तीवर की मां जो है, जिसमें उनको तीवल मातु कहा गया है, उसके रूप में उनको उल्लेखित किया गया कि जो कारुवाकी हैं, ये जो तीवर हैं, उनकी मां के रूप में, तीवल मातु के रूप में उनको लिखित किया गया है। और ये आपके अशोक की शासिका के रूप में, रानी के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में वर्णित यही एकमात्र जो पत्नी है वो हमें दिखाई देती है, और इस अभिलेख को साम्राज्ञी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां से दो चीजें आपने देखी, पहला सारनाथ,
सांची और कौशांबी के क्षेत्र से, संघ भेद संबंधित जो प्रावधान स्तंभ लेखों में वो दिखाई देते हैं, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख और आपका कौशांबी स्तंभ लेख है उसमें जो रानी कारुवाकी का उल्लेख है वो प्राप्त होता है। रानी कारुवाकी एकमात्र ऐसी शासिका है, पत्नी है अशोक की, जिनका उल्लेख हमें अभिलेखों के माध्यम से देखने को मिलता है। अब यदि हम नेपाल की तराई के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां से हमें 2 स्तंभ लेखों के जो प्रमाण हैं दोस्तों वो हमें यहां से मिलते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं निगाली सागर या फिर निगलीवा इंस्क्रिप्शन के बारे में। आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो दोस्तों ये जो निगाली सागर या निगलीवा इंस्क्रिप्शन है, इसको अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष पूर्व बुद्ध जिनका नाम कनक मुनि है उनके स्तूप का आकार बढ़ाकर दुगना करवाया, जिसके बारे में जानकारी यहां पर मिलती है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अशोक के अभिलेखों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक ने कोई भी कार्य अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया। अधिकतम आप देखेंगे कुछ 26वें वर्ष की चर्चा करते हैं, कुछ 13वें वर्ष की चर्चा करते हैं, कुछ 14वें वर्ष की चर्चा करते हैं। तो ऐसे में कौन से कार्य अशोक ने कब कब किए हैं, इनका आपको जो जानकारी है वो बड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है बेटे वो पूछा जाता है। तो 26वें वर्ष में आपने देखा किस प्रकार से कार्य किए गए, और यहां पे आप देख रहे हैं कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक जो पूर्व बुद्ध हैं जिनका नाम यहां पे कनक मुनि दिया है, उन्हीं कनक मुनि का जो स्तूप है उस स्तूप की जो आकार है उन्होंने उसको क्या कराया था, दुगना कराया था। कब कराया था? अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में। वहीं पे उन्होंने अपने राज्याभिषेक के जो 20वें वर्ष है उसमें अशोक ने यहां स्वयं आकर जो ये स्तूप है उसकी पूजा की, और यहां पर जो है कि एक स्तंभ स्थापित कराया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 प्रकार से बेटे पूछेगा। पहला कि कनक मुनि स्तूप जो है कि उसका आकार कब बढ़ाया गया, या किससे जानकारी मिलती है उसके स्तूप के निर्माण की, उसके दुगना किए जाने की, तो मिलता है निगाली सागर या फिर निगलेवा इंस्क्रिप्शन में। कब किया गया स्तूप दुगना? तो किया गया 14वें वर्ष में। अशोक स्वयं निगाली सागर जाकर या फिर कनक मुनि स्तूप की पूजा कब करते हैं दोस्तों? तो उन्होंने की थी अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में। ठीक है, इस लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को भी स्वीकार किया था। अब आप देखते हैं, आपको पता होगा कि खासकर जो बौद्ध धर्म में जो जातक कहानियां हैं, लगभग जहां तक मुझे ध्यान में है कि 549 जो जातक कहानियां हैं, उस जातक कहानियों में जो है कि पूर्व बुद्ध की कहानियां काफी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जातक कहानियों का संबंध आपके बौद्ध धर्म से। तो अशोक भी ये मानते थे कि नहीं, भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म रहा होगा, और उसी संबंधित जो आपके कनक मुनि की बात है जो कि यहां पर लिखित देखने को मिलती है। चलिए, अगला है आपका रुम्मिनदेई या फिर जिसे हम लुम्बिनी लेख के रूप में जानते। अशोक ने यहां पर दोस्तों राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ये आए थे। अब देखिए, 20वें वर्ष ही वो निगाली सागर जा रहे हैं जहां पे कनक मुनि स्तूप की पूजा कर रहे हैं, और 20वें वर्ष ही वो लुम्बिनी जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटे, लुम्बिनी वही क्षेत्र है जहां पे भगवान बुद्ध का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब यहां पे जब लुम्बिनी जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, इसीलिए ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है, आपको पता चलेगा कि ये जो इंस्क्रिप्शन है कहता है कि जो ये मौर्य कालीन कर था, ठीक है, मौर्य काल के यदि आप टैक्सेशन सिस्टम देखेंगे तो वहां पे जो सामान्यतः जो कर था, जो टैक्स था वो कितना था, तो उपज का 1/6। जैसे आपका जो भी आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी फसल आप उत्पादित कर रहे हो, उसका 1/6 भाग राजा को, शासक को जाता था। लेकिन क्योंकि यह बुद्ध की जन्मस्थली रही है, इन्होंने इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। अब क्योंकि इस अभिलेख में कर से संबंधित जानकारी मिलती है, इसीलिए इस अभिलेख को जो है कि आर्थिक अभिलेख की भी जो संज्ञा है वह दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक अभिलेख भी जो है दोस्तों यहां पर संज्ञा दिया जाता है। 2 प्रकार के कर, बलि और भाग का भी जो वर्णन है वह मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया ना कि भाग एवं बलि नामक करों का जो उल्लेख है इसमें मिलता है। अब देखिए बेटे, मैंने एक और अभिलेख आप लोगों को पढ़ाया है, यदि आपने हमारे चैनल को विजिट किया होगा, मैंने बड़े ही डिटेल में अभिलेखों को पढ़ाया। अच्छा, मैं आप लोगों को आज बता भी दूं कि चैनल के माध्यम से अब हर एक प्रकार के जितने अभिलेख हैं,
शासकों से संबंधित एंशियंट से लेके आपके जितने भी आगे अर्ली मिडेवल तक के जितने इंस्क्रिप्शन है, हर एक इंस्क्रिप्शन में उनके डिसाइफरमेंट के साथ कब खोजा गया, कौन सी स्क्रिप्ट है, क्या है, एक पूरी सीरीज आने वाली। एक पर्टिकुलर अभिलेख के ऊपर एक एक आपकी जो वीडियोस हैं हम बनाते हुए आएंगे, चाहे वो छोटा इंस्क्रिप्शन हो चाहे बड़ा इंस्क्रिप्शन हो। जितने इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है सबके ऊपर दोस्तों एक एक वीडियो जब आपको मिलेंगी, उनमें कितनी लाइन्स हैं, क्या उनमें डिसाइफरमेंट किया गया, हिस्टोरियंस के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक डिटेल आपको वहां पे मिलेगा। वो कंप्लीट होगा दोस्तों तो हम एक एक मुद्राएं जो हैं, जो कि शासकों के द्वारा चलाई गई थी, एक एक शासकों के द्वारा चलाई गई मुद्राओं को भी डिटेल में, उनमें क्या कुछ अंकन मिलता है, क्या सिंबल मिलता है, कौन सी मुद्राएं हैं, कितने ग्राम में चलाई गई, हर एक डिटेल दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक चीजों के जो कंटेंट है वो आपको चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, चाहे वो टेंपल आर्किटेक्चर हो, एक एक टेंपल्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है कि उसका प्लान कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है, किसने बनवाया, कौन कौन सी आइकोनोग्राफी मिलती है, सब कुछ के बारे में दोस्तों हम वीडियोस लाने वाले हैं। तो पूरी तरीके से आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एपिग्राफी, नमेस्मेटिक्स एंड आर्कियोलॉजी, पूरी दोस्तों हम जो सेक्शन है वो आपके साथ मिलकर जुड़कर जो है कि चीजों को डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है कि एकमात्र जो लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके रखिए। बाकी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आने वाले समय में जितनी वीडियोस हैं, जितने कंटेंट है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको कहीं पे भी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता भी हूं कि यदि आप आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल दोस्तों हमारा जो कि लगातार आप सभी के लिए आर्कियोलॉजी से रिलेटेड इतने कंटेंट डालता है जितने कि अभी ऑल ओवर इंडिया में किसी ने भी अपडेट नहीं किया होगा। ये मेरा दावा है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। चाहे वो एमसीक्यूज की सीरीज हो, वन लाइनर की सीरीज हो, थ्योरी की सीरीज हो, मॉक टेस्ट की सीरीज हो, चाहे पेड बैच की क्लासेस हो, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इतनी डिटेल्ड कंटेंट जो है कि वो आपको और भी कहीं जगह पे मिलेगी नहीं। बस करना क्या है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब किए रखो, हर एक छोटी बड़ी जो जानकारी है वो हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। खैर, तो यहां पे हमें दो प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, भाग और बलि। अब जब हम भाग बलि का उल्लेख करते हो तो हमें एक क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आता है कि एक और भी अभिलेख है जिसमें कि 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, उसमें भाग बलि भी है, उसके अलावा अलग भी आपके कर हैं जिसमें आपका प्रणय इत्यादि है। आपको मैंने पढ़ाया था जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत अर्थात जिसको लोग जीर्णोद्धार कहते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। उस जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख है, उसमें भी भाग बलि, प्रणय और इत्यादि, विष्टि वगैरह इत्यादि का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं केवल 2 प्रकार के कर हैं, भाग और बलि का उल्लेख देखने को मिला हुआ है। इसी अभिलेख में एक शब्द का उल्लेख है जिसको हम लोग उद्बालिक कहते हैं। अब इस उद्बालिक शब्द का मतलब क्या होता है? कर से मुक्ति। ठीक है, क्या होता है? कर से मुक्ति होता है। कई बार आपके एग्जाम में सिंपल टर्म आता है कि निम्नलिखित में से उद्बालिक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है करों से मुक्ति। और इसमें अशोक कहते हैं इस इंस्क्रिप्शन में कि बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुंबिनी से उपज का केवल 8वां भाग लिया जाएगा। जो मैंने अभी बताया कि पहले 1/6 था, अब क्या भाग लेंगे? वो 1/8 लेंगे। ठीक है, किस लिए हो लेंगे? क्योंकि भगवान बुद्ध की ये क्या है? जन्मस्थली है। ठीक है, रुम्मिनदेई अभिलेख में बुद्ध को भगवान, जिसको कि यहां पे भगव शब्द का प्रयोग जो है उनके लिए किया गया है। वहीं पर निगाली सागर एवं रुम्मिनदेई को जो है कि स्मृति लेख की भी संज्ञा दी जाती। किसकी बेटे? स्मृति लेख की भी संज्ञा दी जाती है, स्मृति लेख भी कहा जाता है। और ये शिलालेख लगभग 249 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। और जॉर्ज व्यूलर ने जो है कि रुम्मिनदेई लेख का जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, वह उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कहां से कौन कौन से जो लघु स्तंभ लेख हैं, ठीक है, वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, उनके खोजकर्ता कौन है और कब इनकी खोज की गई थी। सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। माफ कीजिएगा, ये लघु स्तंभ लेख ही नहीं है, कुछ पूरे जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। ठीक है, जैसे बराबर एवं नागार्जुनी गुफा से संबंधित जो आपके लेख हैं, यह किसके द्वारा खोजे गए? बराबर एवं नागार्जुनी गुफा, आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण ये आपकी गुफाएं हैं। यहां पे स्थापत्य संरचना संबंधित भी हमें काफी महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। तो यहां से खोज की थी इन अभिलेखों की हेरिंगटन ने, और कब किया था? 1750
1985 में। वहीं पे इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको कि आप फर्दर आगे जब पढ़ोगे तो इसी को आप प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हो, क्योंकि जो आपके समुद्रगुप्त हैं इन्होंने अपना लेख लिखवाया और बाद में जहांगीर ने जो है किसे कौशांबी से उठाकर जो इलाहाबाद का किला है वहां पर स्थापित कराया था। तो 3 लेख इसमें मिलते हैं, अशोक के, आपके समुद्रगुप्त के और तीसरा जहांगीर के। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि बीरबल के भी लेख इस पे मिले हुए। खैर, तो यह जो है आपके कैप्टन बर्ट ने इसे 1834 में 1834 में खोजा था। 1834 वही टाइमलाइन है जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो डिसाइफरमेंट का काम है ब्राह्मी का वो शुरू कर दिया गया था। 1834 से 1837 के बीच में, ध्यान रखिएगा, 1834 से 1837 के बीच में जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने ब्राह्मी लिपि के पढ़ने में, उर्दूवाचन में सफलता प्राप्त की थी। शुरू काम किया था उन्होंने 1834 में, उनको सफलता मिली थी 1837 में। ठीक है, अगला है आपका भाब्रू लेख। मैंने सभी के बारे में पढ़ा रखा है, अभी आपको गुफा इंस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा। भाब्रू लेख ये भी आपके कैप्टन बर्ट ने ही 1840 में खोजा था। रामपुरवा, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ये CAL कार्लाइल ने 1872 में खोजा था। रूपनाथ लेख की बात करते हैं तो कर्नल एलिस के द्वारा 1872 में खोजा गया। और मैसूर से प्राप्त जो 3 लेख हैं वो एल राइक्स ने जो है दोस्तों आपके 1891 में खोजा था। ठीक है, वहीं पे निगलीवा स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये फ्यूरर ने 1895 में खोजा था। रुमिंद इंस्क्रिप्शन दोस्तों फ्यूरर के ही द्वारा 1896 में खोजा गया। सारनाथ के जो अभिलेख हैं दोस्तों ये आपके ओरेलनस्टाइन ने 1905 से खोजा था। अब सारनाथ आप अभिलेख देखते हैं, आपको पता है जो कि आप वर्तमान समय में जो सारनाथ का ये अभिलेख प्राप्त हुआ है भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, अशोक स्तंभ के रूप में आप सभी जानते हैं, पहचान है। ठीक है, इसके अलावा मास्की मैंने बताया था जहां से अशोक शब्द की सबसे बड़ी पहचान हुई थी, पढ़ा गया था बीडेन। ठीक है, 1915 में। और येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन जो कि अड़ू घोष के द्वारा जो है 1916-1917 के दौरान जो है हमें देखने को मिलता। अब यहां पे एक नोट पॉइंट बेटे ध्यान में रखना कि अशोक का कोई भी अभिलेख, कोई भी इंस्क्रिप्शन हमें असम का जो क्षेत्र है वहां पर प्राप्त नहीं होता। कई बार आपके एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा सही है या सही नहीं है, या फिर असर्शन एंड रीजन, तर्क और कारण वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि असम उनके साम्राज्यिक हिस्से का भाग नहीं था। ठीक है, उनके साम्राज्य में असम आता ही नहीं था। यही कारण है कि असम के क्षेत्र में अशोक के जो अभिलेख हैं वहां से हमें प्राप्त नहीं होते। लेकिन कर्नाटक देखेंगे, आंध्र प्रदेश देखेंगे, आप इवन उत्तर भारत के जितने प्रमुख क्षेत्र देखेंगे वहां से अभिलेख मिले हुए हैं। लेकिन असम के क्षेत्र में जो है किस प्रकार के अशोक के अभिलेख जो है वो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने जो माइनर पिलर एडिक्ट था उसको डिस्कस किया। अब जो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे ये होगा आपके गुहा लेखों के बारे में, जिन्हें दोस्तों हम केव इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप सभी के फीडबैक का दोस्तों हमें इंतजार रहता है। आप सभी के सजेशन, आप सभी के सुझाव के माध्यम से ही हम दिन रात आपके लिए जो है कार्य है वो करते रहते हैं, और आप सभी के सुझाव के आधार पर ही हम अपने आप को संशोधित भी करने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को आप सभी को हेल्प मिली होगी। वीडियोस दोस्तों आपको किसी प्रकार की सहायता मिली तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में अन्य बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।